गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और कल रिजल्ट आ रहा है। हाँ, सबकी हार्ट बीट्स भी बढ़ी हुई होंगी, राइट? चलिए, तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन कल के रिजल्ट के लिए आप सभी को। और लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर था, पहला चैप्टर हमारा जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। और इस क्लास में जो हम चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और लास्ट क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट करके आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है लास्ट क्लास में ही हमने उसके चैप्टर एंड पे जो भी आईसीआई की बुक में एमसीक्यूज दिए होते हैं या ट्रू एंड फॉल्स दिए होते हैं कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, और सारे एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स करके अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लीजिए, राइट? तो आज के क्लास में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का जो सेकंड चैप्टर है, यूनिट 2 है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, हम ये स्टार्ट करेंगे, राइट? कंप्लीट थ्योरी है और हमें पता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का जो चैप्टर है इसमें 4 to 5 मार्क्स कवर होते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, अब पहला सवाल जो सबसे पहले आता है, हम किसी भी चैप्टर को पढ़ें या करें, अगर मैं पूछूं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या कन्वेंशंस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, व्हाई दे आर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल, क्यों ऐसा है? ठीक है, तो इनको बनाया गया। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, ये हमारे चैप्टर का नेम है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है क्यों हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की और ठीक है कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट हुई? क्या ऐसी आफत आ गई कि हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट हो गई? हम अकाउंटिंग कर तो रहे थे, अकाउंटिंग तो हो रही थी ना, व्हाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नीडेड? देखो, होता क्या है, क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड पड़ी, मैं बता रही हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देखो जैसे कि, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी क्या करने के लिए? स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए, स्टैंडर्ड हो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन, इसके लिए पड़ी। क्यों पड़ी भाई? जैसे कि मैं कह रही हूँ, मान लो एक 3 स्कूल चलते हैं ना, ठीक है, 3 स्कूल चलते हैं, एक स्कूल ए है, ये स्कूल बी है और ये स्कूल सी है। यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, ठीक है, कोई इन बॉडीज को गवर्न करने वाला नहीं है, सबके अपने अपने प्रिंसिपल। ए अपने मनमानी से स्कूल चला रहा है, बी अपने मनमानी से स्कूल चला रहा है, सी अपने मनमानी से स्कूल चला रहा है। एक ही स्कूल में रूल है कि जिस स्टूडेंट के 30% से अब मार्क्स आएंगे वो पास हो जाएगा। बी स्कूल का रूल है कि जिस बच्चे के 40% से अबव आएंगे वो पास होगा, और सी का रूल है कि जिस स्टूडेंट के 50% एंड अबव आएंगे वो पास होगा। ये क्या है? पासिंग क्राइटेरिया है। पासिंग क्राइटेरिया है, क्या है? ए स्कूल कहता है 30% से अबव स्टूडेंट क्या है? पास। बी कहता है 40% से अबव आए पास। सी कहता है 50% से आए। अब क्योंकि होता क्या है, उसकी वजह से एक स्कूल में पासिंग परसेंटेज क्या होता है? पासिंग परसेंटेज क्या है एक स्कूल का पासिंग परसेंटेज है 98%, इस स्कूल का पासिंग परसेंटेज है 90%, और क्योंकि इसके पास 50% का क्राइटेरिया है तो इसके स्कूल में जो बच्चे पास होते हैं वो मात्र 80% स्टूडेंट ही पास हो पाते हैं। मतलब यहाँ क्या होता है, 100 में 98 बच्चे पास हो जाते हैं, यहाँ 100 में सिर्फ 90 बच्चे पास हो पाते हैं, यहाँ 100 में 80% पास, इस पासिंग क्राइटेरिया की वजह से। तो अब क्या आप कंपैरिजन करके या कंपेयर करके ये बोल सकते हो कि इन तीनों स्कूल में क्या कंपैरिजन किया जाता है? पहले तो बता सकते, आप मुझे बताओ, क्या इन तीनों स्कूलों में कंपैरिजन किया जा सकता है? आप कंपेयर कर सकते हो इन तीनों स्कूलों को, और कंपेयर करके आप क्या कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? एनी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो?
नहीं कह सकते, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल ए इज परफॉर्मिंग वेल, ठीक है, या स्कूल ए इज कर दो, आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल एज परफॉर्मेंस इज बेस्ट, आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल ए की परफॉर्मेंस बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 30% से जिस बच्चे के ऊपर आ रहे हैं वो सारे पास हैं, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? ना ही तो आप कंपेयर कर सकते हो स्कूल्स की परफॉर्मेंस को, ना ही उन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जो कि इन स्कूलों से पास हुए। क्यों? क्योंकि सबका पासिंग क्राइटेरिया अलग अलग है, सबके परसेंटेज, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अलग है, नॉलेज लेवल भी अलग है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब क्या था, अब एक क्या किया, जब ऐसा देखा गया तो एक प्रिंसिपल बनाया गया, सबने मिलकर एक प्रिंसिपल बना लिया, अपना सिद्धांत बना लिया। क्या प्रिंसिपल बनाया? सबने मिलकर प्रिंसिपल बनाया कि एक काम करते हैं, स्टूडेंट को तभी पास मानेंगे जब स्टूडेंट के 35% से अबव आएंगे। तीनों स्कूल इस बात पे एग्री हो गए कि भाई हम स्टूडेंट को तभी पास मानेंगे जब स्टूडेंट के 35% से अबव आएंगे, ठीक है। अब जब तीनों स्टूडेंट मान गए कि ये भी कहता है कि नहीं 35% अबव में पास किया जाएगा, ये भी कहते हैं 35% अबव में पास किया जाएगा, और 50% वाला भी कहता है 35% अबव में ही पास माना जाएगा। अब क्या हुआ, अब पासिंग परसेंटेज चेंज हो गया। अब क्योंकि इसका तो 50% अबव था, तो इसका पासिंग परसेंटेज एकदम से इंक्रीज कर गया 95% पे, ठीक है। ये था 90%, तो ये भी इंप्रूव कर गया 94% के अप्रॉक्स। अब ये क्या था, इसका 90% इतना हाई था, और ठीक है, तो इसका क्या कर गया, इसका ड्रॉप कर गया, क्योंकि पासिंग परसेंटेज बढ़ गया, स्टूडेंट्स की आदत नहीं थी इतनी पढ़ने की, इस बेचारे का गिर के वो पहुंच गया 85%, क्या हो गया 85%। अब इस तरीके, अब आप कंपेयर कर सकते हो ना, हाँ अब आप कह सकते हो कि स्कूल ए की परफॉर्मेंस बेस्ट है, आप क्या कह सकते हो, स्कूल सी के जो स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब तीनों स्कूलों का पासिंग क्राइटेरिया सेम है, राइट, समझ में आ गया ना। तो प्रिंसिपल भी क्या करता है, प्रिंसिपल क्या करता है, एक रूल्स बनाते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, सारे लोग, सारे व्यक्ति फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, एक यूनिफॉर्मिटी आती है। अब इसमें क्या आ गया, जब तीनों ने 35% फॉलो किया, तो क्या आ गया, क्या आ गया, जब तीनों ने 35% परसेंटेज फॉलो किया, तो यहाँ पे आ गई यूनिफॉर्मिटी, आ गई ना, सब एक जैसा करने लगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हुआ, यहाँ पे एक कंपेरेबिलिटी भी आ गई, अब आप कंपेयर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी लाता है, ठीक है, क्योंकि सब एक ही तरह के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं और एक ही तरह से अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो, राइट, चलिए अब आ जाए थ्योरी पे, बेस समझ में आ गया ना, बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है, इसमें कुछ हाईलाइटेड पोर्शन है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्योंकि थ्योरी चैप्टर है तो बेस बनाने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। चलिए आते हैं, क्या कह रहा है, जनरली एक्सेप्टेड, क्या कह रहा है, जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब होता है, जनरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है, सब फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, सब फॉलो करते हैं, यानी सब ये बात मानते हैं, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स में कुछ तरीके बताए गए, जैसे कि हमने एक रूल बनाया था कि 35% अबव पर ही स्टूडेंट को पास माना जाएगा, चाहे वो किसी भी स्कूल का स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। ये क्या प्रोवाइड करता है, यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, अब बहुत आसान हो गया ना ये समझना, जैसे जहाँ पे जैसे आपने सिमिलर किया, आपके लिए बहुत आसान हो गया ये समझना कि स्कूल सी की परफॉर्मेंस बेस्ट है, आसान हो गया आपके लिए निकालना, क्योंकि एक सिमिलर बेस था कंपैरिजन के लिए, पहले सबका पासिंग परसेंटेज अलग था, बेस सिमिलर नहीं था, आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश नहीं करते, राइट। तो क्या हो गया, प्रोवाइड करती है यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी ऑफ अप्रोच इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। यूनिटी ऑफ अप्रोच का एक सिंगल अप्रोच प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, सिंगल अप्रोच, एक सिंगल अप्रोच ही सब प्रोवाइड करते हैं, फॉलो करेंगे अकाउंटिंग में, जिससे क्या होती है, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो
बेटर हो जाती है। समझ में आ गया? तो क्या हो जाती है? बेटर हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है, क्योंकि अकाउंटिंग का प्राइमरी अकाउंटिंग का जो मेन मोटिव है आज के समय में वो क्या है? कम्युनिकेट करना। क्या है? कम्युनिकेट करना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, राइट? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared by accountant communicate financial information to the various stakeholder for decision making purpose। ये तो आपको सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। वेरियस स्टेक होल्डर कुछ नहीं होते, हमने जो पढ़े थे वेरियस यूजर्स वही है। क्या है? यूजर्स। चलो क्या है ये वेरियस स्टेक होल्डर? क्या है वेरियस स्टेक होल्डर? कुछ नहीं है बल्कि यूजर्स ही है। ठीक है, थोड़ा सा हैंग हो गया लैपटॉप, ठीक हो जाएगा। फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए क्या है? ये क्या है? यूजर्स। स्टेक होल्डर्स क्या है? यूजर्स, जिनका भी बिजनेस में इंटरेस्ट है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको प्रिपेयर किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी कोई भी हो। वो कैसे हो? शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। तो कैसे प्रिपेयर किया जाए? एक यूनिफॉर्म बेसिस में प्रिपेयर किया जाए। ठीक है ना? और क्या जरूरी है? कंसिस्टेंसी भी होना जरूरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन प्रिपरेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब जो रूल हमने पहले फॉलो किया था वही रूल हम इस साल भी फॉलो करें और आगे भी फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि हर साल हम अपने मन से रूल्स को चेंज करते हैं। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है। तो इतना तो समझ में आ गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या लाते हैं। यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, यूनिटी ऑफ अप्रोच लाते हैं, यूनिफॉर्म बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड अचीव यूनिफॉर्मिटी, वही बात है ना। अकाउंटिंग प्रोसेस इज अप्लाइड विद इन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन था ना, हर स्कूल क्या कर रहा था? अपना अपना पासिंग क्राइटेरिया सेट किया हुआ था। अब कंफ्यूजन था भाई कौन सा स्कूल परफॉर्म बेटर कर रहा है ना। ठीक है, कंफ्यूजन था। ठीक है, या यूनिफॉर्मिटी को अचीव करने के लिए तो जब अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? रिकॉर्डिंग करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको समराइज करना। ठीक है ना, ये जितने भी अकाउंटिंग के प्रोसेस है फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू कम्युनिकेशन। ठीक है, वो जो हम करते हैं वो हम किस में अप्लाई करते हैं? अप्लाई करते हैं विद इन कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, जिसको हम क्या कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि क्या बोल दिया, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? बेसिकली ये क्या कहते हैं? जो टर्म है गैप, वो किसको डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब करता है रूल्स जो डेवलप किए गए हैं। किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो रूल्स डेवलप किए गए हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? गैप कह देते हैं। ठीक है, और इनको अदर नामों से भी जाना जाता है, जिनको हम कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स एंड प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स एंड पोस्टुलेट भी कहते हैं। गैप को जनरली क्या कंसिडर किया जाता है? बैकबोन माना जाता है। ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो अकॉर्डिंग टू गैप ही बनाते हो। ठीक है, और लिखा भी है विदाउट विच द होल सिस्टम कैन नॉट इवन स्टैंड करेक्टली। हाँ, चलो अब बात आती है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। देखो हाईलाइटेड नहीं है, कर देते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, accounting principles are basic norms and assumptions on which whole accounting system has been developed and established। accounting principles क्या है? कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं, कुछ assumptions हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके बेसिस से पूरा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है।
बहुत सिंपल अगर आपको कहूँ तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर सिंपली द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? सिर्फ सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, इतना अपने दिमाग में रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस बहुत स्लाइट होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, ठीक है। तो कंफ्यूजन होता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कन्वेंशन है और क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आपके लिए बता दूं, मैं आगे पढ़ाने से पहले ही बता दूं, और मैं इसको ना रेड से हाईलाइट करूंगी। इन द स्टडी मटेरियल द टर्म कॉन्सेप्ट्स, accounting principles and accounting conventions have been used interchangeably। आपके स्टडी मटेरियल में इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। इसलिए अगर एग्जाम में कभी आ जाए एक्सप्लेन एनी 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेन एनी अकाउंटिंग 5 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेन एनी 5 अकाउंटिंग असम्पशंस, आप इनमें से भी 5 नाम लिख देना या 5 को एक्सप्लेन कर देना। जनरली ऐसे आता नहीं है, तो भी मैं बता रही हूँ, राइट। चलो अब हमारे पास 3 चीजें हमने में समझी। हमने क्या देखी? हमें 3 चीज देखी कि हमें 3 चीजें पढ़ना है, ठीक है। हमने क्या देखा? हमें 3 चीजें पढ़ना है, ठीक है। अब वो 3 चीजें क्या है? जो हमें 3 चीजें पढ़नी है, वो 3 चीजें क्या है? राइट, वो 3 चीजें क्या है जो हमें पढ़ना है? हमें पढ़ना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल्स को मैंने बता दिया ये क्या है, प्रिंसिपल्स को मैंने बता दिया ये क्या है, ये है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, फॉलोड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेट, ठीक है। प्रिंसिपल की कहानी खत्म। अब बात आती है 2 चीज, एक है कॉन्सेप्ट और एक है कन्वेंशन। क्या होते हैं कॉन्सेप्ट और क्या होते हैं कन्वेंशन? कॉन्सेप्ट को मैं बोलूं, कॉन्सेप्ट ना बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या होते हैं? क्या होते हैं? अजम्पशन। क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट द अजम्पशंस, ठीक है। कन्वेंशन का क्या है? ट्रेडिशनल कस्टम, ठीक है, ये मीनिंग है। अब बात करते हैं हम आपके assumptions की, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम आप हर ह्यूमन बीइंग, हम क्या कहते हैं कि भाई ये काम कल कर लेंगे, ये काम परसों कर लेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ कल पढ़ाई कर लूँ, या आज मैं थक गई हूँ मैं आज नहीं कल क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ, ठीक है। हम सब, हमने यहाँ पे क्या assumption लगा रखा है? हमने assumption लगा रखा है कि हम कल सवेरे सो के उठेंगे, हमारी लाइफ चलेगी, हम जिंदा रहेंगे, तब हम काम करेंगे, वरना भरोसा हमने से या एक हमने assumption लगा रखा है। आप सभी सीए फाउंडेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर द सितंबर अटेम्प्ट, ठीक है, कर रहे हो, ये मान गए कि सितंबर में एग्जाम्स होंगे, आपने अपनी सारा टाइमिंग ऑफ स्टडी जो है, आपका जो स्टडी प्लान है, सब इस हिसाब से प्लान कर रखा है सितंबर में आपके एग्जाम होंगे। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट आपको एक बढ़िया सा प्यारा सा तोहफा दे और कहे कि सितंबर के एग्जाम अगस्त एंड में होंगे ड्यू टू सम रीजन, कैसा होगा? आपकी assumptions क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, assumptions है ना। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दिल में कहीं ना कहीं जानते होंगे कि उनके जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है वो अच्छा नहीं गया है, वो खराब गया है, उसमें कुछ तो रह गया है, ठीक है ना, कहीं कमी रह गई है, या वो जानते हैं कि भाई इस वजह से हमारा एग्जाम क्लियर या सीए फाउंडेशन नहीं हो पाया। क्योंकि ये बात तो सही है, जैसे स्टूडेंट एग्जाम हॉल से पेपर लिखकर निकलता है उसको पता होता है कि उसने क्या किया है इस एग्जाम हॉल में और उसका होने वाला है या नहीं, ये हर स्टूडेंट जानता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उनको नहीं, मैं उनकी बात नहीं करी, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है इनर कोर में कि वो क्या होने वाला है रिजल्ट, ठीक है। और उसके बाद भी हमारी एक assumption होती है कि शायद हम पास हो जाएं,
रिजल्ट आ जाता है तो मैं एक बार रिजल्ट देख लूँ, ठीक है ना, उसके बाद पढ़ूंगा। हमने एज्यूम कर रखा है शायद कुछ assumption। हम हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ assumptions लेकर चलते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी हमें बहुत सारे assumptions होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम बात करूं, एक बिजनेस एंटिटी है एबीसी, ठीक है, वो बैंक के पास गई लोन मांगने, ठीक है, बैंक ने उसके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह देखे और बैंक ने उसको 1 करोड़ का लोन दे दिया, राइट। अब बैंक ने एबीसी को लोन दिया है, क्या सोच के दिया है कि भाई एबीसी भी यहीं रहेगी ये कंपनी, मैं भी यहीं हूँ, एबीसी का बिजनेस जैसे अभी अच्छा चल रहा है वैसे आने वाले समय में भी अच्छा चलता रहेगा और ये मेरे पैसे लौटा देगी। बट हो सकता है कोई इकोनॉमिकल डिजास्टर हो जाए, हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तो कुछ ऐसा हो जाए कि एबीसी का बिजनेस डूब जाए। लेकिन एट प्रेजेंट आपने बैंक ने और एबीसी ने दोनों ने ये अज्यूम किया है कि बिजनेस ऐसा ही चलता रहेगा और उसी के बेसिस पे उसने बैंक से लोन लिया है और उसी बेसिस पे बैंक ने उसको, तो हम हमेशा एक assumptions को यूज करते हैं। सिमिलरली हम अकाउंटिंग में भी assumptions को यूज करते हैं और उन्हीं assumptions को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या है, देखो क्या है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफाइंस assumptions, लिखा भी है ना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या डिफाइन करता है, assumptions on the basis of which financial statement of the business entities are prepared, ठीक है। फिर क्या है, कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक assumptions। बेसिक assumption क्या था, जैसे कि बैंक ने माना कि एबीसी का बिजनेस इसी तरीके से अगले साल 5 साल तक चलता रहेगा। एबीसी ने भी कहीं ना कहीं एज्यूम किया था कि आने वाले समय में उसका बिजनेस अच्छा चलता रहेगा। ये बेसिक assumption है ना, क्योंकि भाई आप बिजनेस करो मैं बिजनेस करूँ ये सोच के तो नहीं करते, चलो करते हैं 6 महीना करेंगे फिर बंद कर देंगे फिर कोई दूसरा आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आप सोचते कि मैं इसको आज अगर तिनका है तो तिनके से ताड़ बनाऊंगा, छोटे से बहुत बड़ा बनाऊंगा, यही सोचते हो ना आप। तो ये क्या एक बेसिक assumptions है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिक assumptions होते हैं एंड कंडीशन होते हैं। तो क्या बनते हैं, विच फॉर्म बेसिस, जो बेस बनते हैं जिसके बेस पर अकाउंटिंग की जाती है, जिसमें कि सबसे बड़ा बिजनेस में जो assumption होता है वो क्या होता है, बिजनेस में सबसे बड़ा assumption माना जाता है, बिजनेस में सबसे बड़ा assumption माना जाता है कि बिजनेस चलता रहेगा। क्या माना जाता है, बिजनेस चलता रहेगा, यानी कि गोइंग कंसर्न बिजनेस का एक बहुत बड़ा assumption है। बिजनेस के और भी assumptions है जो हम आगे पढ़ेंगे, एक मैंने आपको मैं बता दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है, ट्रेडिशनल कस्टम। आपने अपने घरों में सुना होगा कि चप्पल उल्टी नहीं रखनी चाहिए, झगड़ा होता है, चप्पल हमेशा सीधी रखनी चाहिए। अभी देखना, चप्पल उल्टी रखने की वजह से झगड़ा होता है या चप्पल उल्टी रखने की वजह से झगड़ा होता है, ऐसा मानते हैं इसलिए झगड़ा होता है, ठीक है। या और भी बहुत सारे कस्टम चलते आ रहे हैं, जैसे कि जैसे आप कोई तब मैं बात करूं कस्टम की, तो मैंने जैसे अभी आपको क्या बताया, उल्टी चप्पल रखना एक कस्टम है। जैसे कोई बेबी होता है, बच्चा होता है, तो बच्चा जो होता है वो बच्चा आज के समय में अब तो ये हो गया जैसे 2.5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, कस्टम है भाई उसको स्कूल भेजो, तो प्ले स्कूल भेजो, ठीक है ना। कहीं लिखा है कि 2.5 साल के बच्चे को प्ले स्कूल भेजना, नहीं, कस्टम है, ट्रेडिशन है, हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट डू मैरिज, अगर आपने शादी नहीं की अपने जीवन में तो आपने कुछ नहीं किया, मतलब शादी नहीं की है तो आप सेटल नहीं हुए हो। ये भी क्या है, एक कन्वेंशन है, ठीक है ना। कहीं नहीं लिखा कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो मर जाओगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कस्टम है, ये चप्पल उल्टी रखोगे झगड़ा होगा, चप्पल सीधी रखनी चाहिए, ट्रेडिशनल है, कस्टम है, कन्वेंशन हम मानते आ रहे हैं। तो क्या है, हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम फॉलो करते आ रहे हैं। किसी ने ये बोला कि मॉर्निंग ही ब्रेकफास्ट करो, दोपहर में लंच करो, रात में डिनर करो, क्या ऐसा कहीं है, तो वो जरूरी है, मत करो, कहीं लिखा है करना जरूरी है, भाई जरूरी है फॉर द हेल्पिंग, बट क्या है, ट्रेडिशनल, सवेरे उठ के नहाना चाहिए,
ट्रेडिशनल है, हमारी सोसाइटी में चलता आ रहा है, उसके बाद पूजा करना चाहिए, कस्टम में चलता आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेडिशनली चलते आ रही है, कस्टम है ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, और इंडियन हाउसेस में तो ऐसे ना जाने कितने ट्रेडिशनल और कस्टम है चलते आ रहे हैं, ठीक है। अगर अपने घर में देखोगे तो आपको इतने मिल जाएंगे और उससे कहिए कि आप परेशान भी होगे, राइट। उसी तरह अकाउंटिंग में भी ना, अकाउंटिंग में भी बहुत सारे कन्वेंशन, जैसे कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप इस साइड पे लाइबिलिटी लिखते हो और इस साइड पे असेट्स लिखते हो, राइट। बैलेंस शीट का मोटिव होता है दोनों साइड को मैच कराना। आप उल्टा कर दो, आप उल्टा कर दो, आप कहो कि मैं इधर असेट्स लिखूंगा, इधर लाइबिलिटी लिखूंगा, कुछ बिगड़ जाएगा क्या? बैलेंस शीट तो आपकी फिर भी मैच होगी, सही रहेगी, तो नहीं बिगड़ेगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम डेबिट इस साइड लिखते हैं, क्रेडिट इस साइड लिखते हैं। आप कहो कि नहीं, मैं तो क्रेडिट इधर लिखूंगा, डेबिट इधर लिखूंगा, कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, सिर्फ साइड तो चेंज हुई। बट क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि डेबिट को लेफ्ट साइड ही लिखना है, तब कोई रूल नहीं है। ये क्या है, ये कस्टम है, ठीक है ना, होता आ रहा है इसलिए हम करते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग में ऐसी हैं जो कि होते आ रही है तो हम करते आ रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कन्वेंशन। देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग कन्वेंशन इमर्जेस आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये क्या है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस से इमर्ज हुई, जैसे सालों से परंपरा चली आई है, सालों से परंपरा चली आई है कि अगर बैलेंस शीट ऐसे बनेगी टी शेप की, तो हम पहले इधर लायबिलिटी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे असेट्स लिखेंगे। ये क्या है, ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस चली आ रही थी तो आज भी चली आ रही है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अडॉप्ट किया है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर लिया है, पीरियड ऑफ टाइम से ऐसे ही चलता आ रहा है। एंड दीज कन्वेंशंस, देखो आगे लिखा है, दीज कन्वेंशंस आर डिराइव्ड बाय यूजेस एंड प्रैक्टिस। यूजेस एंड प्रैक्टिस के बेसिस पे इसको डिराइव किया गया, जैसे कि लायबिलिटी को लेफ्ट में लिखना है, एसेट को राइट में लिखना है। सिमिलरली डेबिट को लेफ्ट में लिखना है, क्रेडिट को राइट में लिखना है, ठीक है, ये सारी चीजें। और अकाउंटिंग कन्वेंशन नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन का कोई यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो। इंडिया में ऐसा होता आ रहा है, हो सकता है दूसरी कंट्री दूसरी साइड कुछ और हो रहा हो, वहाँ के कन्वेंशन कुछ और हो, क्योंकि ट्रेडिशन है ना, ट्रेडिशन एक कंट्री का दूसरे कंट्री से डिफरेंट हो सकता है, तो ये यूनिवर्सली अप्लाइड हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। और आगे जो हम बढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर में इन तीनों को इंटरचेंजेबली यूज्ड किया जाएगा। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट? चलो हम सबसे पहले समझते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट, राइट। देखो नाम नहीं याद आ रहा है, पहले क्लास में हमारे पात्र का क्या नाम था? हाँ, ठीक है, ये है मिस्टर रॉकी, राइट। जिन्हें पहली क्लास पढ़ी वो पता है मिस्टर रॉकी कौन है। और मिस्टर रॉकी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम था कूल कॉफी हाउस, जिसको हम स्मॉल में कह सकते हैं CC। ये बिजनेस मिस्टर रॉकी ने स्टार्ट किया। मिस्टर रॉकी ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कूल कॉफी हाउस के इस बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे 20 लाख, 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। क्या किया, मिस्टर रॉकी ने बिजनेस स्टार्ट किया कूल कॉफी हाउस, और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए, राइट।
अब जो ये 20 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, इन 20 लाख रुपए को आप क्या कहते हो? इसी 20 लाख रुपए को आप क्या कहते हो? कैपिटल। ठीक है, कैपिटल, राइट? क्या कहते हो? कैपिटल। तो जब भी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है ना, ठीक है, कैपिटल, अब मिस्टर रॉकी ने कूल कॉफी हाउस में 20 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की। अब क्या हुआ? ये जो कैपिटल है, ठीक है, अब इनका खुद का बिजनेस था मिस्टर रॉकी का, और ये कॉफी पीने के बहुत शौकीन थे। क्या थे? तो कॉफी बेहद पसंद थी। कॉफी क्या थी? बेहद पसंद। बेहद, बेहद, बेहद पसंद थी इनको कॉफी। रोज अपने इसमें जाते थे कॉफी हाउस में और कॉफी पीते थे। इन्होंने बिजनेस चालू करने के बाद यही काम किया, और यही काम ये ऐसे नेक्स्ट 6 मंथ तक करते रहे, क्योंकि खुद का कॉफी हाउस था, खुद का बिजनेस था, तो ये 6 महीने तक जाते फ्री में कॉफी पीते आ जाते। ऐसा करते करते 6 महीने ने बीत गए। अब 6 महीने बाद लगा कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं एक सीए रख लेता हूँ ताकि वो सारे अकाउंटिंग और ये सब देख ले। तो मिस्टर रॉकी क्या गया? मिस्टर रॉकी गए सीए विद्या के पास, सीए विद्या के पास। मिस्टर रॉकी गए सीए विद्या के पास और बोलते हैं, विद्या तू मेरी दोस्त भी है, तो एक काम कर, तू मेरा बिजनेस का सारा देख ले, जो भी तेरी फीस भी तू मैं दे दूंगा। ये ठीक है, देख लूंगी। अब सीए विद्या पहुंच गई इनके बिजनेस पे। अब जब ये बिजनेस में गई, इनका बिजनेस देखा, तो ये देखती हैं कि 6 महीने से लगातार मिस्टर रॉकी फ्री में कॉफी पी रहे हैं। ऐसा करते करते मिस्टर रॉकी 6 महीने में लगभग लगभग 50,000 की कॉफी पी। मान के चलो भाई, 50,000 की कॉफी कोई नहीं पीता, बट हाँ एक अच्छा था, एक ही कॉफी 500 रुपए की बिक रही थी, तो मान के चलो वो 50,000 कॉफी 6 महीने में पी गए, 50,000 रुपए। तो विद्या ने कहा, सर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे 20 लाख रुपए, और आप 50,000 की कॉफी तो खुद पी गए हो। रॉकी तुम 50,000 की कॉफी तो खुद पी गए, 20 लाख इन्वेस्ट किए थे तुमने और 50,000 की कॉफी आप खुद पी गए। तो अब आपकी जो कैपिटल है ना, जो कैपिटल है वो कितनी बची? आपकी जो कैपिटल है वो 20 लाख माइनस 50,000, आपकी जो कैपिटल है बिजनेस में वो बची मात्र 19,50,000 की। आपकी कैपिटल तो अब 19,50,000 बची है, आपने 20 लाख लगाए थे, 19,50,000 की कैपिटल बची है। तो मिस्टर रॉकी मिस्टर विद्या से झगड़ा करने लगे। मिस्टर रॉकी क्या करने लगे? विद्या से झगड़ा करने लगे। कह लगे, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मैंने कॉफी पी, कैपिटल कैसे कम हुआ? क्या बोला? मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मैंने कॉफी पी, तो मेरी कैपिटल कैसे कम हुई? कैसी बात करती है तू, पागल वगल है क्या? तो वो एकदम भड़क गया रॉकी, बिल्कुल विद्या पे। विद्या ने कहा थम, विद्या ने कहा थम जा। अकाउंटिंग में जो आपका बिजनेस होता है ना, अकाउंटिंग में आपका जो बिजनेस होता है, क्या है अकाउंटिंग में आपका जो बिजनेस होता है, उसने कहा अकाउंटिंग में जो बिजनेस होता है ना, ठीक है, और जो बिजनेस चलाने वाला होता है यानी कि जो ओनर होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट, यानी कि अलग अलग होते हैं। तुमने, क्या यहाँ मिस्टर रोकी ओनर है ना, तुमने बिजनेस में 20 लाख रुपए फंसाए हैं, ठीक है, बिजनेस में 20 लाख रुपीस फंसाए हैं, तो ये पैसे बिजनेस के पास हैं 20 लाख रुपए एज ए कैपिटल। ये क्या है? ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। क्योंकि जो ओनर है, ओनर कौन है? ओनर कौन है? ओनर है, ओनर कौन है? ओनर है रॉकी, है ना। तो रॉकी जब चाहे अपने बिजनेस से पैसे निकाल सकता है, पैसे मांग सकता है ना, तो तुम जब चाहे अपने बिजनेस से पैसे निकाल सकते हो। तो ये जो बिजनेस है ना, ये सेपरेट एंटिटी है, और तुम सेपरेट हो, तुम दोनों क्या हो? सेपरेट हो, अलग अलग हो, राइट। तो ये जो कैपिटल तुमने 20 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट की है, ये बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है अमाउंट पेबल, ठीक है,
तो अमाउंट आपको कभी ना कभी पे करना है। बिजनेस की लायबिलिटी की अमाउंट कभी ना कभी उसे ओनर को तो पे करना है, ओनर को ये अमाउंट कभी ना कभी देना है। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस और तुम अलग अलग हो। क्या है, बिजनेस और तुम अलग अलग हो, इसलिए 20 लाख रुपए तुमने जो बिजनेस में फंसाए हैं और उससे जो तुमने फ्री में 50,000 की कॉफी पी ली है, तो क्या माना जाएगा, इसको ड्राइंग माना जाएगा। और ड्राइंग को क्या करा जाएगा, कैपिटल से अलग किया जाएगा, कैपिटल से हटा दिया जाएगा। राइट, जब भी बिजनेस से कोई भी चीज निकाली जाती है पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्राइंग बोला जाता है। ऐसा है। फिर उस ओनर को समझ में आया, रॉकी को समझ में आ गया कि भैया मैं और मेरा बिजनेस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात तो समझ में आ गई। आपको समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, चलो। तो यही एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। क्या कहता है एंटिटी कॉन्सेप्ट? चलो पढ़ते हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट states that business enterprise is a separate identity apart from its owner। बिजनेस की क्या है, बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी है, अपने ओनर से अलग, है ना। बिजनेस की आइडेंटिटी अपने ओनर से अलग है, सेपरेट होती है। इसलिए अकाउंटिंग शुड ट्रीट अ बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी अकाउंटेंट्स को बिजनेस को डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए ओनर से। क्योंकि यहाँ जो विद्या आई है वो किसकी अकाउंटिंग करने आई है, ये इसकी जो दोस्त है विद्या, की जो दोस्त है सीए विद्या, वो यहाँ पे जो आई है वो अकाउंटिंग किसकी करने आई है, बिजनेस की करने आई है ना। वो बिल्कुल भी अकाउंटिंग ओनर की, रॉकी की अकाउंटिंग करने नहीं आई है, बिजनेस की अकाउंटिंग करने आई है। बिजनेस की अकाउंटिंग करने आई है, इसीलिए जो 50,000 जो फ्री की कॉफी पी है ना रॉकी ने, उसको वो कैपिटल से कम करेगी, क्योंकि ओनर डिफरेंट है ना, ओनर डिफरेंट है। राइट, चलो देखो आगे लिखा भी है, बिजनेस transactions are recorded in the business books of accounts and owner's transaction in his personal books of account। ठीक है, ठीक है। This concept helps in keeping business affairs free from influence of the personal affairs of the owner। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस अफेयर को ओनर के अफेयर के, पर्सनल अफेयर से दूर रखने में काम आता है। देखो आगे क्या लिखा है, एंटिटी कॉन्सेप्ट कीप्स बिजनेस सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। इतना तो हमें समझ में। इन अ वे एंटिटी कॉन्सेप्ट helps to ascertain how much amount of money is due to the owner in a form of his capital and share of profit earned। ठीक है, एंटिटी की कॉन्सेप्ट है जो हमें ये पता करने में मदद करता है कि क्या अमाउंट ऑफ मनी, हाउ मच लिखा है ना, हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी ड्यू है, किसको, ओनर को, किससे, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। जैसे कि यहाँ पर 50,000 की फ्री कॉफी तो ओनर पी गए थे, है ना, 50,000 की फ्री कॉफी ओनर पी गए थे, तो कितना बचा था, 19,50,000 बचा था ना। तो ये 19,50,000 किसको ड्यू है, ये ड्यू है ओनर को। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ, यानी सीसीएच को 19,50,000 ओनर को पे करने हैं, इतना अमाउंट ड्यू है। समझ में आ गया। इसके साथ साथ लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न, साथ ही साथ जो आपने प्रॉफिट अर्न किया वो भी। अब एक बात बताओ, सीसीएच ने साल भर फिर बिजनेस किया और साल भर बिजनेस करके सीसीएच ने प्रॉफिट कमाया, मान लो 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया सीसीएच ने। अब 5 लाख का प्रॉफिट कमाया तो ये हो गया 24,50,000। ये बताओ ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है 11-12 पढ़ के आ रहे हो, ये कैपिटल में किधर शो करते हो, प्रॉफिट कैपिटल में किधर जाता है, ठीक है, प्रॉफिट कैपिटल में किधर लिखते हो, असेट साइड पे लिखते हो
या लाइबिलिटी साइड पे लिखते हो? बताओ बताओ बताओ। देखो प्रॉफिट को हमेशा क्या किया जाता है, असेट साइड पे नहीं लिखा जाता, लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है। प्रॉफिट को क्या किया जाता है, ऐड टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, या हम कहते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट में। क्यों करते हैं ऐसा? अरे एक बात बताओ भाई, ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है कैपिटल के साथ साथ है, ये जो कैपिटल है, ठीक है, ये जो कैपिटल है, ठीक है, 19, नीचे लिखती हूँ, ये जो कैपिटल है 19,50,000, ठीक है, प्लस ये जो प्रॉफिट है 5 लाख, ये दोनों का दोनों अमाउंट जो है ये सीसीएच को किसको देना है, ओनर को देना है ना, अपने पास तो रख ही नहीं सकता क्योंकि पैसा ओनर का है, तो अल्टीमेटली ओनर को तो देना ही है। जब ओनर को देना ही है तो ये जो प्रॉफिट कमाया भी है सीसीएच ने, ये जो प्रॉफिट कमाया भी है सीसीएच ने, तो वो क्या है, वो उसके लिए तो लाइबिलिटी हो गई ना भाई, क्योंकि पैसा किसी दूसरे को देना है, तो उसके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई ना, क्योंकि हमने क्या था, अमाउंट जो हमें रिपेबल है किसी और को हमें देना है वो हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए प्रॉफिट को कहाँ लिखा जाता है, लाइबिलिटी साइड पर लिखा जाता है। ये आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर मैं क्रक्स की बात करूं, अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो क्रक्स क्या है, क्रक्स बहुत सिंपल सा है। क्या है क्रक्स, क्रक्स सिंपल सा है, एंटिटी, यार अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो क्रक्स क्या है, क्रक्स है बिजनेस एंटिटी is distinct and separate from its ठीक है, इतनी सी बात एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। क्या कहता है कि बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट होती है अपने ओनर से। चल अब एक एग्जांपल देखें, क्या है, मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस इन्वेस्टिंग 7 लाख with which he purchased machinery for 5 lakh and maintained balance in hand. The financial position, capital is 7 lakh, machinery is 5 lakh and cash is 2 lakh. ठीक है, तो इसमें कोई समस्या है, क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना। कहाँ गया, ये है एक्स थे, कलर चेंज, एक्स था, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 7 लाख रुपए लगा। जब भी ना कोई भी व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के पास क्या जाता है, देखो जो पढ़ के आ रहे 11 उन्हें पता होगा, जो नहीं पढ़ के आ रहे उन्हें बता दो, आगे अपन पढ़ेंगे डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट, सॉरी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। जब भी बिजनेस में कैपिटल लगाया जाता है ना, कैपिटल आता है, तो बिजनेस में दो चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं, एक होता है कैपिटल और एक होती है असेट। ये जो असेट आती है ना, ये आती है इन द फॉर्म ऑफ कैश। जैसे ही 7 लाख रुपए बिजनेस में लगाए आपने, तो कैपिटल में कितना लिख दिया जाएगा, कैपिटल में लिखोगे 7 लाख, और कैश में लिखोगे 7। तो प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है, प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होती है, कैपिटल 7 लाख, कैश 7, ठीक है, दोनों से। अब क्या हुआ, आप जब मशीन खरीदोगे,
जब आप मशीन खरीदोगे तो आप कैश में खरीदोगे ना, ठीक है, पैसे देके खरीदोगे। तो जैसे आप मशीन खरीदोगे तो पोजीशन आपकी कैसे बन जाएगी, पोजीशन आपकी ऐसे बन जाएगी, कैपिटल 7 लाख, कैश क्योंकि आपने 5 लाख की मशीन, कैश 2 लाख और मशीनरी आएगी 5 लाख। लेकिन ये जो कैपिटल है वो 7 लाख की ही खड़ी रहेगी, ठीक है, 7 लाख की ही खड़ी रहेगी, क्योंकि हम जो फॉर्मूला प्रयोग करते हैं क्या करते हैं, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, राइट। ये हम खैर आगे पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ दो अकाउंटिंग इक्वेशन को, राइट। तो ये होता है, तो वो यही उन्होंने बताया। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने आगे समझाया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दिस मीन्स एंटरप्राइज ओज टू मिस्टर एक्स 7 लाख रुपए, यानी एंटरप्राइज को ओ करता है, यानी ओ का मतलब क्या है, देना है, यानी उसकी क्या है, लाइबिलिटी है, कलर नहीं दिख रहा, क्या है उसकी लाइबिलिटी है ना, क्या करना है, देना है 7 लाख रुपए, किसको, मिस्टर एक्स को। नाउ इफ मिस्टर एक्स स्पेंड, अब क्या होता है, मिस्टर एक्स अगर स्पेंड करेंगे 5,000 टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस फ्रॉम द बिजनेस फंड, देन इट शुड नॉट बी टेकन एज अ बिजनेस एक्सपेंस। भाई अगर आप अपने फैमिली के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा, तो हम इसको कहाँ चार्ज करेंगे, हम उनके कैपिटल अकाउंट में चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये जो 5,000 हम कम करेंगे वो कहाँ से कम करेंगे, वो हम कैपिटल से कम करेंगे 5,000, ठीक है। फॉलोइंग द एंटिटी कॉन्सेप्ट रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ऐसी हो, ठीक है। कैपिटल आपको 7 लाख की दिखेगी जो इनिशियली आई थी, 5,000 आप ड्राइंग से कम कर दोगे, 5,000 आप कैपिटल से कम कर दोगे, क्योंकि जो 5,000 यूज किए गए ना, ये किसके लिए यूज किए गए, पर्सनल नेचर के लिए। जब पर्सनल नेचर के लिए यूज किया जाता है वो बिजनेस में एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता और कैपिटल से कम किया जाता है। मशीनरी आपकी 5 लाख होगी, लेकिन आपने बिजनेस से 5,000 का कैश निकाला है ना, तो 5,000 का कैश बिजनेस से कम हो जाएगा और साथ ही साथ कैपिटल भी 5,000 से कम हो जाएगा। अगर अगर अभी आपको समझ कुछ भी तो परेशान मत होना, जब डुअल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट करेंगे मैं फिर से इस एग्जांपल में वापस आऊंगी और आपको वो उस वक्त बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलो अगला कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, क्या होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखो मैं आपसे कहती हूँ मतलब क्या हुआ, रॉकी था, ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा रॉकी था, रॉकी सीए विद्या के पास गया और विद्या ने पूछा, रॉकी ने कहा कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर दे, तो विद्या ने कहा हाँ हाँ ठीक है कैलकुलेट कर दूंगी, तो बता तेरे बिजनेस में साल भर क्या हुआ। वो बोलता है हाँ बता रहा हूँ। उसने बोला कि मैंने साल भर में 3 लाख कप 3 लाख कप कॉफी बेच दी, ठीक है। फिर उसने कहा कि मेरे पास 10 एम्प्लॉई हैं, मैं रेंटेड प्लेस में बिजनेस करता हूँ, ठीक है, रेंटेड प्लेस में बिजनेस करता हूँ, मेरे पास बैठने के लिए 15 पेयर ऑफ चेयर एंड टेबल है, और इस तरीके से उसने ये सारी डिटेल्स जाके सीए विद्या को दी। सीए विद्या से माथा पकड़ के बोली ये क्या है, क्या तूने तो मांगा था, बिजनेस में जो भी हो बता दे, बता रहा हूँ मैंने साल भर में 3 लाख कप कॉफी बेची, इसके साथ बता दिया कि मैंने साल भर में मान लो 400 kg शुगर कंज्यूम करी, ये सारी डिटेल बता दी। सीए विद्या ने माथा रॉकी पे चिल्लाने लगी, बोलती है एक बात बता, तूने कभी सुना है कि किसी बिजनेस से बोला मुझे ना इस साल 4,000 कप ऑफ कॉफी का प्रॉफिट हुआ है? ऐसा कोई बोलता है? हमें कभी भी कुछ भी कैलकुलेट करना होता है तो हमें सबको क्या करना पड़ता है, एक सेम यूनिट में लाना पड़ता है ना, सेम यूनिट में। तो 3 लाख कप ऑफ कॉफी, 10 एम्प्लॉय की सैलरी, रेंटेड प्लेस, 15 पेयर ऑफ टेबल एंड चेयर एंड 400 ऑफ शुगर जो तुमने कंज्यूम करी है, ठीक है, वो इन सब की हमें क्या चाहिए,
हमें इन सबको एक सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। हम सेम यूनिट में सबको किससे लाएंगे? हम इस सबको सेम यूनिट में लाएंगे करेंसी, यानी हम इन सबकी क्या निकालेंगे? हम इन सबकी निकालेंगे मॉनेटरी वैल्यू। हमें क्या चाहिए? इन सबकी वैल्यू। मैंने कहा इन सबकी मॉनेटरी वैल्यू बता। कि प्रॉफिट किस टर्म में कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तब उसने बोला अच्छा, तो 3 लाख कप कॉफी बेची है मैंने, 100 रुपए कप के हिसाब से बेचता हूँ, तो कैलकुलेट कर ले। तो मैंने कहा अराउंड 30 करोड़, 30 करोड़ ही होगा ना, मान के चलो यार 30 करोड़ हो रहा है, ठीक है। 10 एम्प्लॉय की सैलरी तो मान ले यार 20,000 देता हूँ एक को। जब 10 एम्प्लॉय है मेरे पास, साल भर में मान लो मैंने सैलरी बांट दी 24 लाख, ये मान के चलो। रेंटेड प्लेस का अपार्टमेंट में मान लो साल भर का 12 लाख दिया हुआ है। मेरे पास जो 15 पेयर ऑफ टेबल एंड चेयर हैं उनकी कॉस्ट अराउंड मुझको बैठी थी 20 लाख के अराउंड। और जो 400 kg मैंने शुगर खरीदी थी वो मुझे अराउंड पड़ गई थी 2 लाख के आसपास, ऐसा मान के चलो। उसने अब बता, अब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो ना। हाँ, ये जो चेयर टेबल एंड चेयर है इसमें आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो इसको ठीक है, इस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, इसको अभी हटा दो। ये है वाला हटा दो तो कंफ्यूज हो जाओ। तो मैंने ये किया 30 करोड़ के ये। अब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि सबके सब क्या है? मनी के टर्म। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं या इवेंट्स हैं वो किस टर्म्स में मेजर होने चाहिए? मनी के टर्म्स में मेजर होना चाहिए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। एज पर दिस कॉन्सेप्ट only those transactions which can be measured in terms of money are recorded। जिनको मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि रॉकी के पास ये 10 एम्प्लॉय थे, है, तो 10 एम्प्लॉय बहुत ही स्किल्ड थे, है ना, स्किल्ड थे, बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, इनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर। क्या इनकी स्किल को, इनके टैलेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? मनी के टर्म्स में आप किसी के टैलेंट को मेजर ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो ये रिकॉर्ड नहीं होते, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट दोज ट्रांजेक्शंस alone, alone यानी अकेले, that are capable of being measured in terms of money be only recorded in the books of accounts। जो मनी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं वही रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन इवन इफ दे अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस रिजल्ट को अफेक्ट करेगा मटेरियली, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इवन इफ दे आर कन्वर्टेबल इनटू टर्म्स ऑफ मनी, इवन इफ दे आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू टर्म्स ऑफ मनी। जैसे कि मान लो 10 एम्प्लॉय जो कि हाईली टैलेंटेड है, हाईली स्किल्ड है, कल के दिन रॉकी के बिजनेस को छोड़ के चले जाए, सीसीएस को छोड़ के चले जाए, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले, अब नए एम्प्लॉय हायर करोगे वो इतने स्किलफुल नहीं है, तो बिजनेस तो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अब कस्टमर्स को वो टेस्ट नहीं मिल रहा है कॉफी में, वो मजा नहीं आ रहा है कॉफी में, तो क्यों आएंगे, क्यों पिएंगे, है ना। तो आपका बिजनेस तो इम्पैक्ट होगा, मटेरियली इम्पैक्ट होगा, बट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। चलो एक चीज और है, जैसे कि अभी इंडिया में आपने सारी चीजें किस में रिकॉर्ड करी है? रुपीस में। क्या आप इनको डॉलर में रिकॉर्ड कर सकते हो? आप कहोगे नहीं, मैं तो, मेरा बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं सब कुछ डॉलर में रिकॉर्ड करूंगा या यूरो में रिकॉर्ड करूंगा। कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है आपको अपने ट्रांजेक्शन को जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो उसकी रूलिंग करेंसी में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, की रूलिंग करेंसी में रिकॉर्ड करना है। हाँ लिखा है, मैं इसको और आपको नोट करवा दूं। हम्म, ये लिखा है, मेजरिंग यूनिट
of or money is taken as currency of the ruling country. Ruling currency, that is the ruling currency of a country, provides a common denomination for the value of material object. अगर मैं रूलिंग करेंसी की बात करूं तो इंडिया की रूलिंग करेंसी रुपी है, ठीक है। लंदन की रूलिंग करेंसी पाउंड है, अमेरिका की यूएसडी डॉलर है। तो जो उस कंट्री की रूलिंग करेंसी है आप उसी में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। अपने आप को ज्यादा ब्रिलियंट दिखाने के लिए ऐसा नहीं करोगे कि आप किसी और कंट्री की करेंसी में अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने लग जाओ। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का एक ड्रॉबैक बताओ, ठीक है, तो इसका एक ही सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है, और वो क्या है, many material transaction and events are not recorded in the books of account just because they cannot be measured in terms of money. The books of account just because they cannot be measured in monetary terms, yet it is used for accounting purpose because it is not possible to adopt better measurement scale. इसके बाद भी इसको यूज किया जाता है क्योंकि इससे कोई बेटर मेजरमेंट स्केल नहीं है। समझ में आ गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इवेंट शुड बी ऑल मेजरेबल ना, all measurable events and transactions should be recorded in the ruling currency of the country. Okay, and one of the biggest drawback of this principle or the concept is that transactions which can impact the business materially are not recorded in the books of account just because they cannot be measured in terms of money. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाह रही हूँ एक और कॉन्सेप्ट ले लूं पेरियोडिसिटी का, या मैं चाहती हूँ कि 1 घंटे से क्लास ऊपर ना हो, तो मुझे लगता है आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हमने कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में मतलब बेस बिल्डिंग का काम भी किया, तो हमें आगे आने वाली क्लासेस में नहीं करना है। तो हमारे आगे आने वाली क्लासेस में ये जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह बचे हैं हमारे, हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर कर पाएंगे। आज की क्लास में हमने 2 कॉन्सेप्ट कवर किए, हमने समझा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस क्या हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही साथ रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो दिस इज स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर रिसाइडिंग इन बिलासपुर, और कि अगर उनको फेस टू फेस क्लासेस लेना है, क्योंकि इसके बाद रिजल्ट के बाद जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाएंगे वो भी जागेंगे, और क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी सितंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करें वो भी जागेंगे, ठीक है ना, कि हमें अब एग्जाम की प्रिपरेशन सीरियस करनी है, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक क्लासेस फेस टू फेस होंगी, फेस टू फेस का मजा फेस टू फेस ही आता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। गुड बाय। ओके, हाँ।